बस 7 चीज़ें पढ़ लोगे चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है। दुनिया के कोई भी नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके उसको रियल नंबर बोलते हैं। क्लास 10th हेलो। आज हमको क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है जो कि बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। स्कोरिंग चैप्टर इसको कह सकते हो, जो कि है रियल नंबर्स। तो पहले रियल नंबर्स में क्या-क्या पढ़ना है ये देख लो। तो पहले रियल नंबर्स में देखो, पहले पढ़ना है कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। फिर उसके बाद में फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम नंबर, कोर प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, इनके बीच की रिलेशन क्या है वो पढ़ना है। उसके बाद में हमको रैशनैलिटी का प्रूफ पढ़ना है। ये बस 7 चीज़ें पढ़ लोगे चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है, प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस का। क्वेश्चन दे दूंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है, 1 घंटे का चैप्टर होगा, पूरा देख लोगे चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके। दुनिया के कोई भी नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके उसको रियल नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर्स जिसको हम लोग पी क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, जैसे कि 3/4, 4/5 और ऐसे ही जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर सके नंबर लाइन पे तो उसको रियल नंबर्स बोलते हैं। इरेशनल नंबर्स, जैसे कि इरेशनल में तुम्हारे √2 आ गए, √3 आ गए, √5 आ गए, ऐसे जब भी कोई नंबर्स इरेशनल नंबर्स को अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर सके नंबर लाइन पे तो उसको रियल नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स आर द रियल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो कि तुम्हारा 1 से स्टार्ट होकर के जो पूरा आगे तक जाते रहता है। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होकर के 1, 2, 3 और पूरे इनफाइनाइट तक जाए। तो दुनिया के कोई भी नंबर्स जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके उसको हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। नेक्स्ट हमको पढ़ना है फैक्टर्स और मल्टीपल्स। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो उसको डिवाइड कर दे। फैक्टर्स आर ऐसे डिजिट्स या फिर ऐसे नंबर्स जो उस गिवन नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक है। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल जो उसके सिंपली उसके टेबल में आता हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने ले लिया 8। ठीक है। अब इस 8 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? तो 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 4 कर सकता है। ठीक है। खुद इसको 8 डिवाइड कर सकता है, और तो ऐसा कोई नंबर्स नहीं होगा जिसको डिवाइड कर पाए। तो दीज आर द डिजिट्स विच आर फैक्टर ऑफ इट। तो अगर इस 8 का फैक्टर कोई पूछेगा तो तुम ऐसा बोलोगे कि फैक्टर्स ऐसे नंबर्स या फिर ऐसे डिजिट्स होते हैं जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक है। सिंपल ये फैक्टर्स होते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं? जैसे मान लो 16 मैंने ले लिया, तो 16 किस किस के टेबल में आता होगा? 16 किस किस के टेबल में आता होगा? 1 के टेबल में आता होगा, 2 के टेबल में आता होगा, 3 में तो आएगा नहीं, 4 में आता होगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में आएगा, और खुद खुद के टेबल में आएगा, 16 आएगा। तो दीज आर द डिजिट्स और द नंबर्स विच केम इन द टेबल ऑफ 16। तो ये इसके मल्टीपल्स हो गए। फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस होता है? फैक्टर्स आर द ऐसे नंबर जो ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे डिजिट्स होते हैं जो उसको डिवाइड कर दे। ये सारे के सारे नंबर्स ट्राई करके देख लेना, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है। डिवाइड ये भी कर देंगे, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं इसके टेबल में आते हैं, ये भी इनके टेबल में आते हैं। सेम थिंग है। बस फैक्टर और मल्टीपल से तुमको फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ना है, इसका ऑल्दो कोई काम नहीं है। आगे एचसीएफ और एलसीएम का मेन क्वेश्चन है जो मैं तुमको कराऊंगा अभी आगे जाकर के, बस ये तुमको समझना है। तो फिर से एक बार लास्ट बार समझ लो कि फैक्टर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो उसको डिवाइड कर दे। मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो कि उसके टेबल में आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 4, 8। ठीक है। 16 के मल्टीपल क्या होंगे? 1, 2, 4, 8, 16 ऐसे होंगे। अगर मान लो तुमसे कोई पूछे कि 24 का फैक्टर्स बता दो, तो 24 कैसे कैसे आ सकता है? 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, और सोच लो और किससे डिवाइड होगा? 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में ये खुद के 24 से हो जाएगा। तो ये जो नंबर्स इसके हुए, ये इसके फैक्टर्स हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स ऐसे डिजिट्स या फिर ऐसे नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। ठीक है। तो अब को प्राइम और प्राइम नंबर्स समझेंगे। प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं? तो देखो, प्राइम नंबर्स तो सबको पता होगा, मैं बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ, प्राइम नंबर तो पता ही होगा। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो सेल्फ डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं। तो ये जो प्राइम नंबर है वो डिविजिबल बाई 1 और ये सेल्फ डिविजिबल होते हैं। मतलब इसको कोई नंबर डिवाइड नहीं कर पाएगा, ये खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर का मान लो कोई एग्जांपल देता हूँ तुमको, जैसे मान लो 2। ठीक है। 2 जो नंबर है
वो 1 से डिवाइड होगा और खुद के नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, इस तरह से मान लो 3 है जो 1 से डिवाइड होगा और 2 से सॉरी 3 से डिवाइड होगा, खुद के नंबर से डिवाइड होगा। मान लो 5 है, जो 5 नंबर है 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सेल्फ डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं, और इसका डिविजिबल कोई नहीं होता है। अब पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर्स मतलब को मतलब समझ रहे हो, साथ में आएंगे, जोड़ी बना करके आएंगे। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इनके कॉमन फैक्टर 1 होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो 8, 15, ये एक ऐसा को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके फैक्टर्स 1 होते हैं, जिसके फैक्टर्स 1 होते हैं, इसके फैक्टर्स 1 होते हैं। देखो 8 और 15 का कॉमन फैक्टर, फैक्टर नहीं कॉमन फैक्टर 1 रहेंगे। प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में डिफरेंस क्या है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि डिविजिबल बाय 1 होते हैं, सिर्फ 1 से डिविजिबल होंगे और खुद से डिविजिबल होंगे। और को प्राइम नंबर क्या है? को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर्स 1 होते हैं और कोई नहीं होता है। तो ये था प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। अगेन ये सिर्फ आपको फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ना है, ऐसा कोई काम आने वाला नहीं है। आगे भी और मेन टॉपिक्स आएंगे जो कि हमको पढ़ना है, वो आगे बताता हूँ, ठीक है। तो एक और नंबर है जो कि आपको फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ना है, दैट इज कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में देखो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। कंपोजिट नंबर में कोई खास नहीं है, आसान नहीं है, बस फॉर्मेलिटी के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं पढ़ा देता हूँ भाई, देख लो। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। कंपोजिट नंबर ऐसे, देखो मैं लिख देता हूँ हिंदी में, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ कि मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल 4 मान लो, 4 का क्या क्या हो जाएगा फैक्टर्स? 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 से ज़्यादा हुआ ना, देखो 3 हो गया यहाँ पे। और एक मान लो 6 हो गया, तो 6 को 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके 1 2 3 4 ज़्यादा हो गया, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया। तो ये कंपोजिट नंबर है। सिंपल है भाई, देखो कंपोजिट नंबर में ज़्यादा कुछ मतलब वो नहीं है। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं, बस इतना ही था। मोर देन 2 फैक्टर्स अगर कोई नंबर होगा तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। एक और एग्जांपल देख लो, मान लो 10 मैंने ले लिया, तो 10 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 5 से डिवाइड हो जाएगा और खुद 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये थे ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पूछ लेना, सबके कमेंट्स की रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से चैप्टर तुम्हारा मेन स्टार्ट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भाई देखो नंबर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो यहाँ से ज़्यादा देखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि तुम सोच बोलोगे भैया तो आपने वहाँ तो बोला नहीं था, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन, मान लो कोई भी एक क्वेश्चन से समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई 42 नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सिंपल है यार, इसको बस ऐसे जो हम लोग बचपन में करते थे ऐसे कर दो। तो ये 2 से हो जाएगा 21, ये 3 से हो जाएगा 7 और ये 7 से हो जाएगा 1, ठीक है। तो 42 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 इंटू 3 इंटू 7 होगा। जो ये नंबर्स आया है इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। और इसको भी हम लोग प्राइम फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, दैट इज प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर क्यों बोलते हैं भैया? प्राइम फैक्टर इसलिए बोलते हैं बाबू क्योंकि देखो ये जो जितने भी नंबर्स आए हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तुम चेक करके देख लेना, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। यहाँ पे जो भी नंबर्स आते हैं, जो भी डिजिट्स आते हैं, वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, इसीलिए इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है। अब हमको ये समझ गए, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ये समझ गए। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम, इसी मेथड से हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो मान लो एक तुम्हारे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल था कि एक सेकंड में इसको रब कर लेता हूँ पहले। तो देखो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि एक यही समझ जाओगे तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि और कुछ है नहीं इसके अंदर। तो एक एग्जांपल दिया था एनसीईआरटी बुक में, अपने देख लेना कि 96 और तुमको 96 और 404 का तुमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? तो 96 का कर लो, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लो, इससे करोगे तो ये 48 हो जाएगा, ये करोगे 24 हो जाएगा, ये करोगे 12 हो जाएगा, ये करोगे 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 3 से 1 हो जाएगा, ठीक है। अगेन अब 404 का निकाल लो, 404 का निकाल लो,
404 का निकालोगे 2 से 101 आ जाएगा, सॉरी 202 आ जाएगा, और ये फिर 2 से करोगे तो ये 101 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमको ये प्राइम फैक्टर्स इसके मिल गए। अब कैसे करोगे? ये सारी चीजें करने के बाद में आपको क्या करना है, जो इसमें देखो 96 को लिख लो और 404 के प्राइम फैक्टर्स लिख लो। 96 का क्या क्या है, 2 2 2 2 2 और 3, तो 2 5 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 3 हो गया। और फिर यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 2 है और 101 है। ठीक है, ये 101 करोगे तो 1 है, क्योंकि 101 का कोई फैक्टर्स होता नहीं है, तो उसको ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो HCF कैसे निकालोगे। HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन इनमें देखो, इन दोनों में से देख लो कि सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो एक देखो बच्चों वाला एग्जाम्पल मतलब दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, इस तरह से करके आओगे कोई नंबर नहीं काट सकता। मैंने ऐसे ही किया था। ये देखो, एक ऐसे कर सकते हो, एक ये कॉमन फैक्टर आ गया और एक ये कॉमन फैक्टर आ गया, और तो कुछ आ नहीं रहा था, और तो कुछ नहीं आ रहा है, तो तुम ऐसे ही HCF यहाँ पे 2 इंटू 2 हो गया, जिसको तुम 4 लिख सकते हो, तो यहाँ पे तुम्हारा HCF आ गया 4। ठीक है, HCF 4 आ गया। तो देखो HCF कैसा निकाल लिया तुमने, HCF कैसे निकला था, एक बार फिर से समझ लो, वहाँ पे ना समझ आया तो। HCF का कॉमन फैक्टर एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 इंटू 2 विच इज 4। अब LCM कैसे निकालोगे, अब देखो ये जो 2 इंटू 2 आ गया इसको तो लिख दो, और बाकी जितने बचे हैं उसको इसी में छाप दो। तो देखो ये 2 इंटू 2 तो आ गया, इसको लिख लो, बाकी जितने बचे उस साइड में, ये 2 बचा, देखो ये 2 बचा, ये 2 बचा और ये 2 बचा, तो इसको लिख लो 1 2, और ये 3 2 हो गया, और फिर ये भी 3 बचा इधर से, इसको भी लिख लो, ये भी बेचारा अकेले था तो इसको भी लिख लो। मतलब एक अच्छा बच्चों की भाषा में समझाओ तो HCF में जो जोड़ी बन रहा होगा उन जोड़ियों को लिख देना, और LCM में अगर नहीं बन रहा होगा तो अगर एक जोड़ी को लिख देना पहले साथ में, जितने भी अनजोड़ी वाले होंगे सबको साथ में लिख देना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके तुम्हारा ये 2 इंटू 2 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा तुम्हारा हो गया 32, ये 96 हो गया, तो 96 इंटू 101, तो ये आपका जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9696 आ जाएगा। तो ये था तुम्हारा HCF और LCM। HCF में तुमको क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स को जोड़ी बना करके साथ में लिख देना है। LCM में क्या करना है, जिसका जोड़ी नहीं बन रहा होगा उसको लिख दो और ऊपर वाले HCF को लिख दो। ठीक है, ना समझ में आए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे अच्छे समझ में आए। तो देखो एक और एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में 672 और 122 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF निकालना है। ये क्वेश्चन समझ लो, सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स है। ठीक है, देख लेना तो कैसे करोगे, पहले 6 का निकाल लो, यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3 और ये 1 हो गया। ठीक है, जो देखो एक बात याद रखना, जो ये कर रहे हो ना इसको बैक एक्सरसाइज मतलब पीछे करना, रफ में करना, क्योंकि वहां पे दिखा नहीं सकते ऐसी चीजें। ठीक है, तो रफ में करना ज्यादा बेटर रहेगा। 72 का निकाल लो, 72 का निकालोगे 2 इंटू ये हो गया 36, ये हो गया तुम्हारा 18, ये हो गया 9, ये हो गया 3 3 और ये हो गया 1। ठीक है, अब इसी तरह से 120 का निकाल लो, 120 का निकालोगे तो देख लो यहाँ पे 2 इंटू 60, ये हो गया तुम्हारा 30, 30 से फिर ये हो गया 15, फिर 15 से ये 3 हो गया 5, और ये फिर 5 से हो गया 1। ठीक है, देख लेना सही है। तो अब उसके बाद में अब हम लोग इसका ऐसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 120 का, और फिर 72 का लिख लो इस तरह से, 72 का लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख लो। उसके बाद में 6 का लिख लो, 6 2 इंटू 3 इंटू कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करो, हाँ इंटू 1 भी लिख सकते हो किसी में, इन लोग में किसी में, क्योंकि 1 का मतलब तो भाई वही होता है। ठीक है, अब देखो HCF कैसे निकालोगे, HCF में तीनों में से फैक्टर आना चाहिए, तीनों में देखो यार, जैसे कि 1 2 3 डिजिट्स है, तो तीनों में से कॉमन फैक्टर आना चाहिए, तीनों में से कॉमन आना चाहिए, तो तीनों में से कॉमन देखो ये आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में और तो कुछ कॉमन नहीं है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 3 देखो यहाँ पे है, तो ये कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, तो 2 इंटू 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है। और क्या कॉमन आ रहा है, और तो कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे भी 3 नहीं है, 1 कॉमन आ रहा है, तो भाई 1 का तो कोई मतलब होता नहीं है, 1 का 1 लिख दो, तो तुम्हारे पास में HCF कितनी आ गया, HCF आ गया 6। ठीक है, अब हमारे पास में HCF 6 आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना है LCM। LCM में थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो LCM में क्या करोगे, पहले तो HCF लिख दो, जो HCF है हमारे पास में वो HCF लिख दो, और एक बात याद रखना,
अब एलसीएम में हम लोग तीनों में से नहीं देखेंगे, क्योंकि वो तो एचसीएफ में देखते थे ना। इसमें क्या है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट का मतलब होता है कम से कम कॉमन आना चाहिए। तो कम से कम देखो इसमें आ रहा है एक कॉमन, ठीक है, इन दोनों का जोड़ी बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है तो क्या हो गया, इसमें तो बन रहा है, क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हो ना, तो इन दोनों में बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों में बनाने की कोशिश मत करना, तीनों में हो सके नहीं आएगा, फंस जाओगे। तो देखो इन दोनों में 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। इसी तरह से देखो ये भी कॉमन आ रहा है तो इसको भी लिख दो, ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में तो और कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है, और तो कोई कॉमन नहीं बन रहा है। अगर और कॉमन नहीं बन रहा है तो इन दोनों को उठा करके लिख दो, क्योंकि बचा नहीं बचा रहा तो कॉमन तो नहीं होगा। देखो ये कॉमन नहीं होगा, जितने भी कॉमन आ रहे होंगे उसको लिख देना, कॉमन नहीं आ रहे होंगे उसको ऐसे ही लिख देना। ये दोनों कॉमन आ रहे थे तो मैंने वहां लिख दिया, नहीं आ रहे थे तो मैंने नहीं लिखा। अब ये दोनों कॉमन नहीं आ रहे तो उसको फिर उठा के सीधा लिख दो, 5 × 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, देखो हो गया 2 3 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 5 हो गया तुम्हारा 120, और 120 इंटू 3 विच इज 360। तो एलसीएम तुम्हारा आ गया 360, ठीक है। और इस तरह से एचसीएफ आ गया। देखो एक बार फिर से समझ लो, ठीक है, फिर से समझ लो। एचसीएफ में क्या करोगे, एचसीएफ में तीनों में से कॉमन फैक्टर आना चाहिए, तीनों में से। अगर 3 दिए हैं तो 3, 4 दिए हैं तो 4, 5 दिए हैं तो 5, 6 दिए हैं तो 6, जितने दिए होंगे सब में से फैक्टर कॉमन आना चाहिए। तो 3 दिए थे तो तीनों में 2 कॉमन फैक्टर आ रहा था, और 3 कॉमन फैक्टर आ रहा था, बस इतने आ रहे थे, और कुछ नहीं आ रहा था। एलसीएम में क्या करोगे, एलसीएम इज अ लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर में लोएस्ट बनाना पड़ता है, तो कम से एटलीस्ट 2 में से आना चाहिए। नहीं आ रहा तो फिर ऐसे उठा के लिख देना, अगर आ रहा है तो मत लिखना। तो देखो इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा था, ये दोनों देखो ये कॉमन आ रहा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब फिर उसके बाद 2 भी कॉमन आ रहा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, क्योंकि इसको और इसको तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। समझ रहे हो ना, जो ये एचसीएफ का आया था मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, तो नहीं लिखने की जरूरत है। ये दोनों कॉमन आ रहे थे बेचारे, इन दोनों को लिख दिया। और कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो कॉमन नहीं आएगा उसको उठा के रख देना, जिसका कॉमन आ रहा होगा उसको रख देना। इसको फैक्टर कॉमन आ रहा है तो वहां पे लिख दिया, ये आ रहा था तो भी लिख दिया, नहीं आ रहा था तो उन दोनों को ऐसे ही लिख दोगे, विच इज इतना इतना। तो एल से मल्टीप्लाई करोगे 360 आ जाएगा। इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन समझ आता हूँ, उससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल समझ लो, एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया होगा कि 12, 15 और 21 का तुमको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। सेम मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पूरा लिख रहा हूँ, समझना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तुमको इन तीनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो सेम चीज करना पड़ेगा। 12 का निकाल लो, 12 का निकाल लो तो ये हो जाएगा 2, 6, 2, 3 और फिर ये हो गया 1। अब 15 का निकाल लो, 15 का निकालोगे 3 से हो गया 5, ये 5 से हो गया 1। अब 21 का निकालो, 21 है, ठीक है। ये 21 का निकाल लो 3 से, ये 7 हो गया, और ये 7 से 1 हो गया। अब सिंपल जैसे जैसे बताया था उस तरह से लिख लो, 21 का लिख लो, 15 का लिख लो और 12 का लिख लो। तो 21 का है तुम्हारा 3 इंटू 7 इंटू 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 का कर लो 3 इंटू 5 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं है। 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 3 हम लोग यहाँ लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा कॉमन फैक्टर निकालने में। तो ये ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 है, और इसको तुम 1 कर सकते हो, कोई दिक्कत। ये निकल गया। एचसीएफ कैसे निकालने के लिए बोला था, एचसीएफ तीनों में से फैक्टर आना चाहिए, तीनों में से कॉमन आना चाहिए। तीनों में से देखो ये 3 कॉमन आ रहा है, 3 लिख दिया, ठीक है। और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, और ये 1 कॉमन आ रहा है, तो इसको 1 तो कोई मतलब नहीं है, तो 1 का 1 लिख सकते हो। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, और तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो 3 एचसीएफ हमारे पास में इतना आ गया। अब देखो एलसीएम, अब तुम बोल, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तुमको कंफ्यूजन ये होगी कि देखो एल पहले एचसीएफ तो लिख दो, जितना एचसीएफ था उसको तो लिख दिए। अब बताओ मुझे, अब तीनों में से या फिर किसी में से कॉमन तो नहीं आ रहा है। 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे है तो 5 यहाँ पे नहीं है, 7 यहाँ पे है तो 7 यहाँ पे नहीं है, कॉमन आ ही नहीं रहा है। तो कॉमन इस अगर इस केस में कॉमन आए ही नहीं, तीनों में से कुछ कॉमन नहीं आए, तो सिंपल उठा करके लिख देना। क्या कर सकते हो, जब नहीं आएगा तो क्या करोगे, जबरदस्ती थोड़े लिखोगे, तो पूरा उठा करके लिख देना। 7 है, 7 का कोई नहीं आ रहा तो 7 का 7 लिख दो। 5 है, 5 को तीनों में से कहीं नहीं आ रहा है, अगर एटलीस्ट 2 में से भी आता तो हम लोग कॉमन कर सकते थे, लेकिन नहीं आ रहा है तो नहीं करेंगे। तो 7 का नहीं आ रहा था, 5 का नहीं आ रहा था, 5 का लिख दो। उसके बाद में ये 2 यहाँ पे है तो इन दोनों में तो कहीं 2 नहीं हो रहा है, तो फिर 2 का 2 लिख दो, ठीक है। बेचारा ये 2 अकेले बच गया, इसको भी लिख दो। तो वहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर लो, तो देख लो ये हो गया तुम्हारा 21, और फिर उधर से हो जाएगा ये 2 तुम्हारा 20, 4 5 से 20, तो ये हो गया तुम्हारा 420, ठीक है। एलसीएम ये आ गया तुम्हारा, एलसीएम तुम्हारे पास में इतना आ गया, एचसीएफ तुम्हारे पास में इतना आ गया,
ठीक है। एचसीएफ में क्या करना था, तीनों को कॉमन लेना था, तीनों में से, क्योंकि 3 है तो तीनों में से लेंगे। एचसीएफ का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब तीनों में से आना चाहिए, तो तीनों का ले लिए। एलसीएम में से क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट मतलब होता है कि सबसे कम आना चाहिए, तो इन दोनों में से सबसे कम किसमें था, किसी में नहीं था। भाई आ ही नहीं रहा तो क्या करेंगे, नहीं आ रहा था तो तीनों को लिखा दिया, लिख कर तीनों को छाप दिए, पूरा आ गया। मल्टीप्लाई करोगे 420 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सेम तुम्हारा एक्सरसाइज 1.1 इस तरह से लग जाएगा। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब चैप्टर के ख़त्म होने में आ रहे हैं, मतलब लास्ट है, थोड़ा सा हिल गया ट्राइपॉड थोड़ा, सॉरी। अब देखो हमको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन मतलब वो रिलेशन जो तुम समझ रहे हो बेटा, ये रिलेशन अलग पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एच सी एफ ऑफ ए एंड बी यहाँ पे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, कोई दो नंबर होंगे, कोई भी दो नंबर होंगे एच सी एफ, ठीक है। एलसीएम मतलब यहाँ पे दो नंबर ही होंगे। एलसीएम ऑफ टू ए इंटू बी मतलब कोई दो नंबर होंगे यहाँ पे भी, और वो इक्वल होंगे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के मल्टीप्लाई के। फिर समझो, जो भी दो नंबर का एचसीएफ आएगा वो उसके एलसीएम के मल्टीप्लाई करके वो इक्वल होगा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के, ठीक है। कोई भी एचसीएफ आएगा वो मल्टीप्लाई कर दोगे अगर उसी के एलसीएम से, तो वो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। क्लियर, फिर से समझो, अगर कोई भी एचसीएफ होगा, दो नंबर का एचसीएफ उसी दो नंबर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, इज द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी हमने किया था ना एक 96 और 404 किया था ना, 96 और 404 इन दोनों का किया था। तो देख लो मैं सीधा लिखता हूँ, ठीक है, वो नहीं लिख रहा हूँ। देखो 96 का क्या आया था हमारे पास में, 2 लिखा था, तो ये एक सेकंड, एक और 2 होगा, ठीक है, और ये फिर 3 हो जाएगा। तो देखो 2 ये हो गया, 4 2 8 2 16 2 32 96 हो जाएगा, ठीक है। 404 का क्या आया था, 404 का 2 × 101 आया था, ठीक है, ये आया था हमारे पास में। अब इसका एस क्या आ रहा था, एस इसका आ रहा था हमारे पास में 4, भाई क्योंकि देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, तो 4 आ रहा था। और इसका एलसीएम क्या आ रहा था, इसका एलसीएम हमारे पास में आ रहा था 96 सॉरी 96, ये आ रहा था हमारे पास में एलसीएम, ठीक है। अब हमको क्या रिलेशन वेरीफाई करना है कि इसके एलसीएम को अगर इसी के एचसीएफ को इसी के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दे तो वो दो नंबर आ जाएंगे। तो इसको करके देखते हैं, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता होगा तो गलत है। और एक चीज़ और समझ लो कि जितना भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगा नोट्स सारे, ठीक है, सारे के सारे नोट्स सारे मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो छापने की कोशिश मत करना, सीधा वीडियो देखो, आगे जा करके तुम्हारा टेलीग्राम पे मिल जाएगा नोट्स, वहाँ से उतार लेना। चाहोगे तो व्हाट्सअप ग्रुप पे भी भेज, सॉरी ग्रुप नहीं मतलब चैनल भेज दूँगा, व्हाट्सअप चैनल पर भी। तो अभी यहाँ पर देखो, तो हमारे पास में क्या आया था, सॉरी एक सेकेंड, हमारे पास में आया था एस सी एफ दो नंबर्स का। एस सी एफ किसका आया था हमारे पास में, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। एस सी एफ कैसे आया लिखोगे, ऐसे एस सी एफ हमारे पास में 96 और 404 का हमारे पास में आया था 6, ठीक है, हमारे पास में दो नंबर्स का आया था 6। और एलसीएम कितना आया था, एलसीएम इसी का 96 और 404 का हमारे पास में एलसीएम आया था 9696। हमको क्या रिलेशन क्या डिफाइन करना है कि एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई करके ए इंटू बी आता है। तो ए इंटू बी यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ए है तुम्हारे पास में 96 और यहाँ पे बी है 404, ये 96 ऐसे होगा, ठीक है, ये 6 ऐसे होगा, ठीक है। हमको क्या डिफाइन करना है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, या फिर वही दो नंबर्स। तो फॉर्मूला हमारे पास में ये है, एस देखो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ तुम्हारे लिए फॉर्मूला कि एस सी एफ इंटू एल सी एम हमारे पास में दो नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल आता है, ठीक है। एस सी एफ क्या था, 6 था, एल सी एम क्या था, 96 और 96 था। हमारे पास में दो नंबर्स कौन कौन से हैं, ए और बी क्या है, ए 96 है और बी 404 है, तो ये 96 हो जाएगा और ये 404 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 को मल्टीप्लाई करो जाएगा 6, ये हो गया 7, ये हो गया 1 और 54 और 58, ठीक है, ये आई थिंक सो यही होगा, मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेना। तो अगर यहाँ पे इतना आ रहा है तो ये भी इतना ही आएगा। ये था तुम्हारे रिलेशन बिटवीन एस सी एफ और एल सी एम, यही होता है। मेन तुमको ये पढ़ना था कि एस सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। कुछ एक्सरसाइज में तुमसे बोल देगा कि कोई भी दो नंबर दे देंगे, फॉर एग्जांपल मान लो तुमको दे दिया 42, दे दिया 24, बोलेगा इसका एल सी एम और एस सी एफ निकाल दो, इसका बोलेगा कि एल सी एम और इसका एस सी एफ निकाल दो, और फिर इसी के बीच में तुमको रिलेशन पूछ लेगा, किसका रिलेशन डिफाइन कर दो। तो सारी चीज़ें तुम कर लेना, इजी क्वेश्चन आएंगे इस तरह के, सेम क्वेश्चन अभी मैं आगे प्रैक्टिस कराऊंगा, सेम क्वेश्चन है, आगे कर लेना, ठीक है।
एक और क्वेश्चन समझ लो कि एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 में चौथा नंबर क्वेश्चन है कि तुमको दे रखा है एचसीएफ दे रखा है इन दो नंबर्स का विच इज़ 9, ठीक है। तो तुमको एलसीएम फाइंड करना है। तो से बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। देखो एचसीएफ तुमको पता है, ठीक है। एलसीएम तुमको नहीं पता है, निकाल लेंगे। तुमको ए पता है और बी पता है, ए हो गया और ये बी हो गया, निकाल लेना भाई। देखो कैसे होगा, एचसीएफ हो गया और मल्टीप्लाई एलसीएम हो गया इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। डाउट होगा कुछ लोगों को कि भैया हमको ये लिखना है क्या, लिखो या ना लिखो सब भाई सेम ही चीज़ है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एस सी एफ कितना है हमारे पास में 9 है, हमको एलसीएम नहीं पता तो एलसीएम की जगह एलसीएम लिखो। ए कितना है, ए है 306 और हमारे पास में बी कितना है 657, तो ये 9 उधर चला जाएगा। तो ये एलसीएम हमारे पास में 306 मल्टीप्लाई 657, उधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई, इसको तुम डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो, इसको काट लो, देखो कट रहा है। तो ये तुम्हारे पास में 9 3 27, हाँ इसको काट लो, ये कट रहा है। 9 3 27 हो गया और फिर ये हो गया 3 और ये हो गया 6, तो 9 4 36, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास में ये 34 आ गया। जो भी आ रहा होगा मल्टीप्लाई करके कर देना, वो तुम्हारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। जो भी भाई मल्टीप्लाई तो कर सकते हो यार, मल्टीप्लाई कर लेना, जो आ रहा होगा वो आंसर तुम्हारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, टफ क्वेश्चंस होंगे तो मैं करवाऊंगा। अभी सिंपल तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट यही है कि एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इरेशनलिटी को कैसे प्रूफ कर सकते हैं। जैसे रूट टू को किस तरह से प्रूफ करोगे, वो इरेशनल नंबर्स है। तो ऐसे नंबर, ऐसे को हमको प्रूफ करना है, उसको सीख लो, उसके बाद में चैप्टर खत्म हो जाएगा। 1 घंटे की वीडियो बन गई होगी, कितने की है मुझे नहीं पता, लेकिन इतने की वीडियो बन गई होगी, ठीक है। लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस 5 मिनट और वेट कर लो। अब हमको लास्ट टॉपिक पढ़ना है विच इज इरेशनलिटी का प्रूफ। तो इसको कैसे करेंगे ये भी देख लो, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो कि हमको रूट टू को इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है कि जो रूट टू है वो एक इरेशनल नंबर है। तो रूट टू को हमको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत छोटा है तो मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, तुम समझ लेना। तो इस हम कैसे करेंगे, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। हम मान लेंगे लेट अस एज्यूम दैट कि हमने मान लिया कि रूट टू जो है एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, रूट टू इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अगर रूट टू को रैशनल नंबर मानते हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, रूट टू को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे कर सकते हो तो रूट टू इंटू क्यू इज इक्वल्स टू पी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 2q² इक्वल्स टू पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेन चीज क्या है कि टू क्या कर रहा है, ये टू जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ये जो टू है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है, मान लो कि मैंने क्यू की जगह कोई वन ले लिया, ठीक है, इसका स्क्वायर किया तो पी स्क्वायर आ रहा है। पी स्क्वायर मतलब जो जो यहाँ पे आंसर आएगा उसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ये 2 होता है, तो इसको डिवाइड कर रहा है। तो सेम वही चीज हमको यहाँ पे लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। कि हमको यहाँ पे क्या लिखना है कि यहाँ पे ऐसे लिख लो कि 3 डॉट डाल के यहाँ पे टू क्या करेगा, टू डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो फिर यहाँ सबको ये पता चला कि जो टू है वो भी पी को भी डिवाइड करेगा, टू डिवाइड पी ऑल्सो, ठीक है। टू डिवाइड पी ऑल्सो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। भाई पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि टू मान लो यहाँ पे 1 माने तो 2 हो गया, इक्वल्स टू वहाँ पे 2 हो गया, तो वो डिवाइड तो कर ही रहा है, तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा। अब क्या करोगे, यहाँ पे मानना है कुछ, ठीक है। हमने यहाँ पे पी ले रखा था तो यहाँ पे पी की जगह मानेंगे। हम किसको प्रूव कर रहे हैं, रूट टू को कर रहे हैं, तो तुम 2m c कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। मैं मान लेता हूँ सी, ठीक है, मैं इसको सी मान लेता हूँ। तो अब क्या करेंगे, इसको इसमें पुट करना है, तो यहाँ पे पुट कर लो, देख लो, ये हो जाएगा 2q² इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब हमारे पास में 2q², पी की जगह क्या है 2c है, तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 2q² इक्वल्स टू 4c² है, ये इससे कट जाएगा, तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, q² इक्वल्स टू 2c²। यहाँ पे सेम चीज़ है कि जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स q² बाई 2 इसको डिवाइड कर रहा है। तो फिर यहाँ पे हमको यहाँ से ये पता चला कि 2 जो है वो डिवाइड करेगा q को भी,
टू को क्यू को भी डिवाइड करेगा, तो बस सेम चीज़ था, यहाँ पे हमको इस सेकंड लेना था। तो इससे हमको क्या पता चलता है, यहाँ पे एक चीज़ और लिखना था कि जो हमारा पी है, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। ये क्या है, को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर मैंने तुमको बता रखा था अभी इसी वीडियो में, बता रखा था कि को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। लेकिन इस इक्वेशन हम यहाँ से फर्स्ट से हमको ये पता चल रहा है कि जो फर्स्ट से हमको ये पता चल रहा है कि 2 जो है वो पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, 2 जो है पी को डिवाइड कर रहा है, तो 2 का फैक्टर हो गया पी, 2 का फैक्टर हो गया पी। और इससे हमको ये पता चल रहा है कि 2 जो डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, 2 डिवाइड कर रहा है क्यू को, तो यहाँ से ये पता चला कि जो 2 है वो क्यू का भी कॉमन फैक्टर है, टू का भी क्यू का भी कॉमन फैक्टर है। तो ये तो बता गलत गलत हो गया है, क्योंकि पी और क्यू क्या था, को प्राइम नंबर था। को प्राइम नंबर का सिर्फ एक फैक्टर हो सकते हैं, कॉमन फैक्टर उसका 1 होता है। ये तो 2 आ गया, तो ये गलत बात है। तो हम ये लिखेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर रहा है भाई, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर रहा है ना कि जो पी और क्यू है को प्राइम नंबर है। अगर पी और क्यू को प्राइम नंबर होता तो उसका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए था, लेकिन ये तो 2 आ रहा है। पी को भी डिवाइड कर रहा है 2 और क्यू को भी डिवाइड कर रहा है 2, तो 2 उसका कॉमन फैक्टर हो गया। तो ये बात हमारा गलत हो गया। तो ये अब इस लाइन को याद कर लेना, जो ये लाइन है बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि this contradiction has arisen, मतलब इंग्लिश छापना है तुमको, arisen because of our incorrect assumption, हमने क्या एजम्पशन मान रखा था, हमने इनकरेक्ट एजम्पशन मान रखा है। इनकरेक्ट मतलब गलत बात। भाई देखो, तुमको पता है कि √2 एक रैशनल नंबर है, भगवान को पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन सीबीएसई वालों को ये बात नहीं पता है, उन लोगों को हमको बताना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे √2 को रैशनल नंबर मान रखा था, ये इनकरेक्ट एजम्पशन है। यही चीज हमको लिखना है कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट, कि हमने √2 को मान रखा था एक रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर। तो फिर यहाँ से हम कंक्लूड करके लिख सकते हैं कि ऐसे मत लिखो, इसको लिख दो कि दिस कंक्लूड दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ से हमारा क्या, यहाँ से हमको क्या पता, हमको यहाँ से हमारा जो है प्रूफ हो गया। सेम क्वेश्चन √5 के लिए भी है। सारे जितने भी रूट के क्वेश्चंस आएंगे, √2 आ गया, √5 आ गया, या फिर कुछ कितने भी आएंगे, तो वो सारे के सारे इस तरह से होंगे। एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जो हम लोग ऐसे करते हैं, 3 - √2 इसको प्रूफ करके दिखा दो। तो ये मैं तुमको अभी बताऊंगा, तुरंत जस्ट बता रहा हूँ, तब तक तुम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो नहीं है बेटा, ये तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे तुमको ये मिल जाएगा, मैं तुमको वहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इस टाइप के अलग क्वेश्चन आ जाएंगे तो उसको कैसे करेंगे, ये तो समझ आना चाहिए। लास्ट एक बार और समझ लो कि हमको पता करना था कि हमको बताना था कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो हमने क्या किया, √2 को रैशनल नंबर मान लिया। √2 को रैशनल नंबर मानोगे तो उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स के सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है, 1 होता है, ठीक है। वो वाला 1, नंबर्स वाला 1 नहीं, ये वाला 1, सिर्फ ये 1 होता है, ठीक है। उसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। तो ये पता चला हमको। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, 2q² = 2p² हो गया। यहाँ से पता चला कि जो 2 है डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, 2 डिवाइड करेगा p को भी। हमने यहाँ पे, हाँ एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि तुमने √2 को माना, √2 को प्रूफ करे थे तो 2 माना था, 5 को करोगे तो 5c मानोगे, मान लो तुमको 7 दे दिया तो 7 मानोगे। तो जितना भी प्रूफ करने के लिए होगा वो तुम उसकी वजह से मान लेना। यहाँ p लिए रहोगे तो p की जगह मानना, b लिए रहोगे तो b की जगह मानना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी स्क्वायरिंग बोल, अभी इसको क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें पुट कर दिए, तुमको यहाँ 2q² = 2c² मिल गया, 2q² = 4c² मिल गया। जब कट पिट करोगे तो q² = 2c² रहेगा। यहाँ से हमको क्या पता चला कि जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है q² को, तो 2 है वो q को भी डिवाइड करेगा। तो इससे हमको क्या मतलब पता चला कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हमको क्या पता चला कि जो 2 है वो एक कॉमन फैक्टर है। 2 है वो एक कॉमन फैक्टर है p और q का।
तो हमको तो कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए भैया, हमको चाहिए था कि पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, क्योंकि हमने इसको को प्राइम नंबर इसको मान रखा है, तो ये बात गलत हो गई। तो यही चीज़ लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर रहा है कि पी और क्यू एक को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन आप वहां पे लिख देंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption दैट रूट टू इज अ रेशनल नंबर। हमने मान रखा था कि रूट टू एक रेशनल नंबर है, तो ये गलत बात है। तो दिस अब ये कंक्लूड कर देगा कि दिस कंक्लूड दैट रूट टू इज अ रैशनल इररेशनल नंबर, सॉरी इररेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चंस प्रूफ होंगे। अभी इस एक तरीका से और मतलब ऐसा ही क्वेश्चन और होगा, उसको प्रूफ करा दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा, और एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा उसको प्रूफ करा दूंगा, बाकी बाकी सारा तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। योर चैप्टर 1 इज खत्म। देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इसी टाइप का, जैसे कि मान लो हमको √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो सेम चीज है भाई, सेम है, पूरा टोटल सेम है, उसका कुछ भी अलग नहीं है, बस अलग क्वेश्चन जो होते हैं उसके अलग तरीके बताऊंगा। देखो जैसे कि हमको √5 करना था, तो हमने मान लिया कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट अस एज्यूम। भाई देखो एज्यूम लिखो या फिर लेट दैट लिख दो, बात एक ही है, लेकिन हम लोग लेट अस एज्यूम इसलिए लिखते हैं क्योंकि एनसीईआरटी का वर्ड्स है भाई, तो एनसीईआरटी वाले सीबीएसई वाले खुश हो जाएंगे, तो इसलिए लिख देना लेट अस एज्यूम दैट कि जो हमारा √5 है इज अ रैशनल नंबर। हम इसको मान लेते हैं कि हमारा एक रैशनल नंबर है। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो √5 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या, यहाँ से हमको क्या पता चलेगा कि p एंड सॉरी मतलब इसको लिखना है तुमको कि p एंड q जो है आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, √5 इज इक्वल्स टू क्यू, और ये p हो गया, तो तुम्हारा यहाँ से तुमको अब एस बी एस कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, 5q² इक्वल्स टू p² हो गया। तो यहाँ पे तुमको क्या पता चला कि जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स p², तो 5 विल डिवाइड ऑल्सो p। ठीक है, इसको 1 मान लो। ठीक है, अब यहाँ से तुमको क्या था, p था, p। अब देखो तुम 5 को कर रहे हो तो 5c मान लो या फिर कुछ भी मान सकते हो c की जगह पे। अब इसको तुमको उससे पुट करना है, तो यहाँ पे लिख देना, इसको तुम इंग्लिश में थोड़ा सा बना लिख देना कि पुटिंग p इक्वल टू 5c इन दिस इक्वेशन। तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, तुम अपना देख लेना। ठीक है, q इक्वल्स टू p² है, अब 5q² इक्वल टू p², p की जगह क्या था 5c था, 5c को मान लो तुमने यहाँ पे। तो ये 5q² इक्वल्स टू 25c², इससे ये काट दोगे, तो यहाँ पे तुम्हारा q² इक्वल टू 5c² हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे लिख दो कि 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स q², तो यहाँ पे तुम्हारा जो है 5 डिवाइड q ऑल्सो। तो यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे तो हम ये सारी चीज़ें लिख दिए। मैंने बता रखा था कि भैया जो p और q है वो को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर का सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन हमको इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से पता चल रहा है कि 5p को भी डिवाइड कर रहा है, 5q को भी डिवाइड कर रहा है, तो 5 जो है वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा p और q का। तो यहाँ पे लिख देंगे कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, बस वही सेम चीज़ है भाई, वही चेपना है तुमको, लाइन पूरा लाइन चेप दो उसमें। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट कि जो है p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स, तो बस यहाँ पे लिख दो कि ये जो हमारा हुआ है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। ठीक है, एजम्पशन की स्पेलिंग लिख लेना, चलो लिख ही देता हूँ, ये क्या एजम्पशन दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से लिख देना कि दिस conclude दैट √5 इज अ irrational नंबर, hence proved। ये सारी चीज थी, ऐसे ही सेम चीज करना था। ऐसे अगर ये सारी चीजें कर जाओगे, तुम खुश हो जाओगे, मम्मी पापा खुश हो जाएंगे, भगवान खुश हो जाएंगे, सीबीएसई वाले खुश हो जाएंगे, तुमको 5 नंबर मिल जाएगा। डन, कोई दिक्कत बता देना कमेंट में। अब करते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चंस। ठीक है, अब इस एक और क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल में कि अब हमको क्या करना है कि 5 माइनस √3 को हमको इरेशनल प्रूफ करना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टू प्रूफ √3 सॉरी 5 √3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है,
इरेशनल नंबर, ठीक है। सेम चीज करना है, कुछ नहीं करना है, बस पहला स्टेप हमारा सेम ही है कि हम मान लेते हैं लेट अस एज्यूम दैट 5 - √3 इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 5 - √3 को हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो पी वाई क्यू नहीं मानना है, तुम ए बाई बी मान लो, ठीक है। बोलोगे भैया हमेशा पी वाई क्यू ए बाई बी मान लो। ए बाई में भाई देखो पी और क्यू तो इंटीजर, मतलब पी और क्यू भी एक वेरिएबल है और ए बाई बी भी एक वेरिएबल है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी सेम चीज लिखोगे कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो अब क्या करोगे, देखो अब क्या, ध्यान समझना, रूट रूट वाला टर्म एक साइड और बिना रूट वाला टर्म एक साइड। तो रूट में कौन है यहाँ पे देखो, 5, वो ए बाई बी जो था माइनस, वहाँ पे प्लस में था, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वो √3 माइनस में था, उधर जाकर √3 जिसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रूट वाला अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया। अब देखो ये हो जाएगा 5 p a/b, ये बोलोगे ये कहाँ से आ गया, भाई यार एलसीएम लिया हूँ, एलसीएम तो लेने आता होगा, एलसीएम लिया हूँ, ठीक है। √3। अब देखो हमको क्या पता चला कि, अब ध्यान से समझना, एकदम एकदम 5 मिनट से ध्यान समझना, समझ आ जाएगा। देखो ये जो टर्म है वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ए बाई बी रैशनल नंबर था, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे डिवाइड हो, फलाना ढमकाना कुछ भी हो, ये एक रैशनल नंबर है, बोलो हाँ। हाँ, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये इक्वल टू है √3 के, बोलो हाँ। हाँ, तो ये अगर इसको इक्वल है तो √3 भी रैशनल नंबर होगा, बोलो हाँ। हाँ, लेकिन ये तो बात तो गलत है, क्योंकि रूट हमको तो पता है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। अब देखो यहाँ पे सीबीएसई वालों ने दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि भैया √3 तो हम इरेशनल नंबर है, पहले बता दिए होते √3 इरेशनल है तो उसको प्रूव नहीं किए होते, वो बातें अलग है, छोड़ो जाने दो। क्या कर सकते हो सीबीएसई वाले। तो देखो ये हमको पता है कि रैशनल नंबर है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन ये बात गलत है। तो हमको वही चीज बस इंग्लिश में चेप देना है कि हमको ये पता चला कि 5 b/a/b इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। सो अब यहाँ पे लिखना, सो √3 इज, अब यहाँ पे √3 है इसलिए मैं √3 लिख रहा हूँ, यहाँ √5 होगा तो √5 लिखना, यहाँ √7 होगा तो √7 लिखना, भाई जो यहाँ पे होगा वही लिखोगे ना, तो वही चीज है। √3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, भाई क्योंकि ये इसके इक्वल है तो ये रैशनल नंबर, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। तो हमको तो ये बात गलत पता है, लेकिन वही चीज हमको छापना है बस, √3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब वही सेम चीज, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर, ये कॉन्ट्राडिक्शन पता कर रहा है, लेकिन हम ये कॉन्ट्राडिक्शन ये पता कर रहा है कि हमको पता है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। एक ये मत लिखो, बट दिस दैट कॉन्ट्राडिक्ट दैट द फैक्ट, ठीक है, फैक्ट √3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, यहाँ पे अ लिख देना, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब मैंने ये बात क्या लिखा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट द फैक्ट √3 इज अ इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि भैया देखिए ये रैशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, अगर रैशनल नंबर इक्वल टू हो गया इरेशनल नंबर के, मतलब गलत है, ये रैशनल नंबर था, ये इसको इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना, तो वो भी रैशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन ये बात तो गलत है। तो वही चीज लिखना है कि भैया देखो ये एक रैशनल नंबर था, ये इसके इक्वल था, तो √3 भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, हमको ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है, हमको ये पता है कि ये फैक्ट है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों पैदा हुआ, बस वही चीज यहाँ पे छाप दो कि लिख दो यहाँ पे, वही सेम चीज है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन जो वहाँ पे छापे थे वही पे लिखना है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज, अब मैं हट जा रहा हूँ थोड़ा देर में, ठीक है, बस लिखने दो, कंट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption दैट रूट, सॉरी ये नहीं, अब जिसको मान रखे हो 5 - √3 को, 5 - √3 5 - √3 5 - √3 इज अ रैशनल नंबर। हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने लिखा
कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए पैदा हुआ है, अराइज हुआ है, क्योंकि हमने ये इनकरेक्ट एजम्पशन मान रखा था कि 5 माइनस रूट थ्री एक रैशनल नंबर। तो यहाँ से क्या कंक्लूड निकल रहा है, बस वही चीज लिख दो कि दिस conclude that 5 minus root 3 is a irrational number। बस ये भी सारे क्वेश्चंस प्रूफ हो गए। इरेशनल नंबर यहाँ से हमारे को लिख दो कि हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये हो गया प्रूफ्ड आपका। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब एक तुमको देखो एक और फंसोगे कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कि 1/√2 को प्रूफ करो। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, 1/√2 को जब तुम इसको ऐसे मानोगे, ठीक है, इतना तो समझा कर मैं इसको मान रहा हूँ, ऐसे मानोगे तो ये बी हो जाएगा और वो √2 ये हो जाएगा। यही होगा ना, यही होगा ना। तो यहाँ पे बी एक, यहाँ पे जो बी है वो क्या है, यहाँ पे जो बी है वो क्या है, रैशनल नंबर है। वो इसके इक्वल होगा तो ये भी इरेशनल, ये भी रैशनल नंबर चल, लेकिन ये तो बात गलत है, √2 की वो है। तो तुम इसको b/a के फॉर्म में कर देना, या फिर ऐसे नहीं कर सकते हो तो उधर से उसको इधर ला देना, तो b/a हो जाएगा, वो √2 हो जाएगा। अब ये जो b/a है वो एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर इसके इक्वल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन लेकिन ये फैक्ट है कि √2 रैशनल नंबर नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। बाकी तुम्हारा जो ये क्वेश्चन है इस तरह से प्रूफ होगा। अब तुम्हारा चैप्टर जो है फाइनली खत्म हो गया है। अब एक भी टाइप का ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा है जो तुम अपने क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 जो भी है वो अपना तुम नहीं लगा पाओगे। 1.2 तो सिर्फ 1.1 है और 1.2 है, दो ही एक्सरसाइज है, ये पूरा लगा लोगे। इस तरह से सारे क्वेश्चन करना है, अगर डाउट होगा तो कमेंट में करके पूछ लेना। बाकी तुम्हारा चैप्टर होता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को हाइप भी कर देना, हाइप, वीडियो हाइप करते हैं, सॉरी, वीडियो को हाइप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर में, दैट इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है।